हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। अभी तक हमने आर्टिकल 16 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी स्पीड बढ़ेगी और हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्पेशली फंडामेंटल राइट है वो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड अनदर आर्टिकल, आर्टिकल 18 ऑफ द अबाउट द टाइटल्स। ओके, सो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17. It is article 17. Article 17 abolishes the practice of untouchability in all form and declared it as a punishable offense under the law. आर्टिकल 17 बोल रहा है एबोलिश करने के लिए कि जितनी भी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है उनको एबोलिश किया जाए। डिक्लेयर करता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए, बट कोई ऑफेंस, कोई पनिशमेंट का इस ऑफेंस के अगेंस्ट में जिक्र नहीं करता है। ये कहता है कि लॉ के हिसाब से पनिश करना चाहिए। दैट मीन्स इट इज सेइंग देयर कैन बी अ लॉ विच कैन पनिश द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक तो कि इसमें कोई अनटचेबिलिटी का एक भी जगह पे डेफिनेशन नहीं है। It is saying all form of untouchability. So there is no fixed definition. Another thing, there is that it declare it as a punishable offense, but it is not providing any punishment kind of things. So Article 17 doesn't prescribe the punishment term, but Article 35 confer the power to punishment on the parliament to the prescribed law on it. Okay, so parliament को ये बोल रहा है कि आप कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 17 है वो एनफोर्स हो रहा है कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 35 से। 35 एनफोर्स कर रहा है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ which has some prescription of the punishment. So accordingly the parliament initially enacted Untouchability Offences Act. So first act लाया गया था Untouchability Offences Act 1955 में। पार्लियामेंट ने Untouchability Offences Act लाया था, उसका नाम बदल दिया उन्होंने 1976 में जाके इसको अमेंड किया और इसका नाम भी बदल दिया। सो फर्स्ट लॉ अगर बात की जाए तो Untouchability Offences Act 1955 which defined the untouchability as the non-cognizable and bailable offense. So bailable भी था, cognizable भी था, non-cognizable था। So non-cognizable का मतलब है जाके आपको शिकायत दर्ज करनी है एंड उसके हिसाब से अगर वो पुलिस स्टेशन पे ही उसकी जो ये ऑफेंस कर रहा है उसकी बेल हो जाती है। So it was bailable offense or non-cognizable even. So term of the punishment was less stringent because in the both part it was too much laxity in initial phase of this law, Untouchability Offence Act 1955. Then government come up in 1967. The law was amended and renamed as the Civil Right Protection Act 1955. So the name of the act changed, Civil Right Protection Act 1955. So अगर कोई दोनों ही बातें है कि पहला लॉ जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ था तो दोनों ही ठीक है कि जो अनटचेबिलिटी के ऑफेंसेस के लिए वो भी ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 जिसको 1965 में नया नाम दिया गया था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। सो इट्स ओके। सो ये दोनों ही चीज़ें कहीं भी ऑप्शन में हो सकती है, दोनों ही प्रॉपर है। देन ऑफेंस मेड एज, इसमें
स्ट्रिंजेंट किया, कुछ ऑफेंस मेड कॉग्निजिबल किया एंड नॉन वेलेबल किया. सो पनिशमेंट मेड मोर स्ट्रिंजेंट. ओके. नेक्स्ट है सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट इनेक्टेड SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989. इस पे बहुत सारा बवाल हुआ है पिछले 2 साल में. बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया, कोर्ट, गवर्नमेंट, different type of agitations. So you have come across with this. So that is SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989, which was amended in 2015. It was amended in 2000. You heard about the 2018-19 the court decision verdict, but before that it was amended in 2015. So SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989 amended in 2015, which made more stringent. So new offenses introduce किए गए थे. So 2015 के जो offenses introduce किए गए तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट है and you should know about it. So in 2015 में क्या क्या चीजें ऐड की. इफ ए SC/ST ए पर्सन सर्विंग कैटेगरी ऑफ SC/ST इज कंपेल्ड टू वोट और नॉट टू वोट, यानी कि किसी को वोट करने के लिए कंपेल करे या किसी को वोट करने से रोकने के लिए कंपेल करे. सो इन वोट और नॉट टू वोट इन फेवर ऑफ ए कैंडिडेट अनलॉफुली. सो बेसिकली उसको किसी भी तरीके से वोट के उसके राइट में किसी भी तरीके से एब्रीज किया जाए, उसके राइट को ब्रीच किया जाए, तो उसके लिए 2015 में पनिशमेंट डिसाइड किया गया, उसको एज ए ऑफेंस ऐड किया गया था. सो पहले ही कुछ 23-24 ऑफेंस थे टोटल. अभी शायद 29-30 के आसपास ऑफेंस की लिस्ट है. सो दिस vote to vote or not to vote in favor of any candidate, illegally occupying land belonging to SC/ST person. So if you are occupying illegally the land of SC/ST person, it is also an offense under the amendment of atrocity against the SC/ST people, prevention of atrocity of SC/ST people, 2015 amendment. If the known SC/ST public servant is found to negligent in discharging his duty in case related to allegation of violation of right of SC/ST. समझो, एक नॉन SC/ST मीन्स OBC जनरल एक ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा है एंड he is negligent in discharging his duties in case वहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपमेंट ऑफिसर है and he has he got some welfare schemes to distribute something among the SC/ST persons, and if he is negligent to doing this, then it is offense under the 2015 SC/ST Act. So third kind of added, compelling the SC/ST person to provide menial job. जो menial kind of job है, जो जिसको कि जॉब विद डिग्निटी नहीं है, उसके लिए कंपेल करना SC/ST पर्सन को. लाइक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है, कोर्ट ने भी स्यूमोटो लिया है. लाइक जो जनरली the problem of sewerage cleaning and people are compelled to do this, then it is an offense under the offense under the 2015 amendment of SC/ST atrocity prevention. Okay. Imposing or threatening to impose social or economic boycott of the SC/ST person. So if you are imposing or you are threatening to impose the social or economic boycott, so basically we have seen
in there were many cases in last 3 to 4 years, before 2015 also. So that's why the 2015 cases, this is involved, that people, when SC ST people are under the cross injustice, if they used to go to the authorities like police station to complain about this, then they used to get from the different kind of mentality people to get the boycott threat from the village. So people will not call them, people make a decision and a collective decision, and they will not call them for any work, they will not talk with them, they will not sit with them. So this kind of social boycott or threatening the social boycott is come under the 2015 acts. Okay, 2015 Amendment Act. So it act is originally SCST Prevention of Atrocity Act 1989, and it is these offences added in 2015 amendment. Okay, so these five offences added, these are very important. First is related to the vote, second is related to the land, third is related to the negligence of a government officer which is not the SCST, and fourth is related to work, menial work, and fifth is about the social boycott. So all dimension has captured, it is added. So also the act also provide the new 2015 में ये भी डिसाइड हुआ कि कुछ न्यू स्पेशल कोर्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टू ट्राई द स्पीडियसली केस इन्वॉल्विंग द क्राइम अगेंस्ट द. सो गवर्नमेंट इसके बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कोर्ट्स जो कि इस तरीके के SC/ST रिलेटेड केसेस आएंगे उनको गवर्नमेंट notified these fast track courts will do expediently trial. So that is all about. अब इसमें एक बात और रहेगी जो कि अभी 2019 18-19 में बहुत हुआ था कि कोर्ट ने स्पेशली कुछ केसेस को ध्यान में रख के कोर्ट ने डिसाइड किया था कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, देयर इज कुछ चेकमेट किया जाए कि देयर इज मैनी मिसयूज ऑफ दिस केस. सो उसके लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए, बट मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया बिकॉज गवर्नमेंट ने वापस से उनको अनड्यू कर दिया बाय एन अनदर लॉ. सो दिस इज SC/ST Atrocity Prevention Act is as it is, which was in 1989 and after amendment of 2015. So there is no changes. क्या चेंज था बेसिकली इसमें सेक्शन 18 है जिसमें लिखा गया है कि CRPC में जो एडवांस में बेल होती है उस बेल का प्रोविजन लागू नहीं होगा. सो नॉन कंप्लीटली नॉन बेलेबल होगा. और उसको कोर्ट ने बोला था कि नहीं इसमें केस टू केस देखा जाना चाहिए, बट अगेन गवर्नमेंट ने उसको एज इट इज कर दिया. सो सेक्शन 18 इज एज इट इज ऑफ दिस लॉ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989. सो इसीलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 18. आर्टिकल 18 इज वेरी सिंपल. The objective of Article 18 is to promote social equality by abolish artificial social distinction in the society. Society में different distinction होते हैं. जैसे अभी मैं कास्ट वाइज नहीं जा रहा हूँ, सोसाइटी में कुछ स्पेशल होते थे. किसी को स्पेशली ठाकुर साहब, चौधरी साहब काइंड ऑफ स्पेशल टैग्स होते थे. अभी भी होते हैं जैसे जागीरदार, मजूमदार, सूबेदार. दिस काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं. उससे क्या होता है कि सोशली आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन से सोशली स्ट्रेटा बनते हैं और इनइक्वालिटी आती है. तो सोशली इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 18 है. आर्टिकल 18 में यही कहना है कि गवर्नमेंट है वो इन जितने भी आर्टिफिशियल टाइटल्स है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी. ओके,
सो आर्टिकल 18(1) कहता है प्रोहिबिट द स्टेट बट नॉट एन इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कन्फरिंग द टाइटल ऑफ एनी इंडियन। सो किसी भी इंडियन को, गवर्नमेंट है वो किसी को ऐसी, उसको हिंदी में पदवी बोलते हैं ना, तो ऐसी कोई पदवी या टाइटल नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर कल को कोई कहे कि कास्ट के हिसाब से इट्स चौधरी एंड लाइक, ठीक है, बट अगर एक आदमी लिखे कि जागीरदार फला फला, सो दैट विल नॉट, जागीरदार XYZ, दैट विल नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड दैट विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में यू कैन नॉट हैव एनी टाइटल which is artificially distinguished, artificially increase the inequality in the social level. So that is, but government is not interfering in the private affairs. So privately अगर कुछ लोग किसी को जागीरदार बोल रहे हैं, it's okay for the government, so that is not offense, but government will not recognize. That is the essence of article 18(1). article 18(1) allows the state to, इसमें एक्सेप्शन क्या है, स्टेट टू रिकॉग्नाइज द एकेडमिक और मिलिट्री सर्विस विच आर रिगार्डेड एज ए कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड नॉट टाइटल। सो गवर्नमेंट है, कल को अभी जैसे डॉक्टर साहब, वकील साहब, दैट इज ओके। गवर्नमेंट कह रही है एकेडमिक किसी का टाइटल है, एकेडमिक किसी की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ओके। अवार्ड है जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, so that is okay when as an award conferred by the state without any discrimination of मेरिट के बेसिस पे कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट न करते हुए अगर गवर्नमेंट कोई अवार्ड, इट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कन्फरिंग द टाइटल, फर्दर अवार्ड इज नॉट, हाँ अगर अवार्ड मिल रहा है तो अवार्ड इज नॉट यूज द अवार्ड बाय प्रीफिसिंग और सफिसिंग हिज नेम, but a title holder is free to use his title in his her name. Thus, the conferment of the title create artificial distinction in the society and lead to social inequality. So, ये कह रहे हैं कि भाई साहब किसी को कुछ मिला है अवार्ड, सो वो अवार्ड तो उसका नाम के साथ में आगे पीछे नहीं जोड़ा जाता जनरली, बट टाइटल होता है उसमें, जैसे जागीरदार किसी के साथ जोड़ देते हैं, जागीरदार साहब, दैट मीन्स वो उसका सोशल लेवल चेंज हो जाता है एंड यू यूज टू एक सेग्रीगेशन, सोशल आर्टिफिशियल काइंड ऑफ सेग्रीगेशन हो जाता है, बट अवार्ड से नहीं होता। अवार्ड बिकॉज ये मेरिटोरियस है, कंप्लीटली मेरिट के बेसिस पे है, ओके। सो ये सोशल पोजीशन के हिसाब से नहीं है, राइट। सो इसीलिए उन्होंने बोला कि अवार्ड का टाइटल देना इज ओके, बट आर्टिफिशियल टाइटल इज इशू। इन बालाजी राघवन, ये इंपॉर्टेंट है, इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996, सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द पद्मा अवार्ड आर सिमिलर टू एकेडमिक डिस्टिंक्शन एंड दे आर नॉट ए टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ टाइटल इन आर्टिकल 18(1). तो गवर्नमेंट टाइटल नहीं दे सकती किसी को, तो ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बोला कि गवर्नमेंट तो टाइटल दे रही है, जैसे पद्मश्री, पद्मा भूषण, सो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये आर्टिकल 1 में जो टाइटल की बात हुई है वो आर्टिफिशियली सोशल सेग्रीगेशन करता है, इनइक्वलिटी लाता है सोशली, वो टाइटल नहीं है, ये कंप्लीटली एज ए एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग है। ये गवर्नमेंट किसी को आर्बिट्री वे से नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उसका बेसिकली मेरिट देख के दे रही है, उसकी उसी हिसाब से दे रही है। सो दैट इज नॉट लाइक ए टाइटल। सो पद्मा भूषण एंड other government reward and recognition will not come under the article 1's title definition, okay. Article 18(2) prohibits the Indian citizen to get any title from the foreign से किसी भी इंडियन सिटीजन को कोई भी टाइटल लेने से रोक रहा है, बट कुछ टाइटल है जो फ्रीली, जैसे हाईएस्ट सिविल राइट्स है, अगर कई जैसे निशान पाकिस्तान की तरफ से मिलता है, ऑनरिकस, लॉग इन डी ऑनर फ्रेंच की तरफ से मिल रहा है, सो दैट इज ओके फॉर दैट, बट जनरली द इंडियन सिटीजन शुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ टाइटल फ्रॉम द फॉरेन। आर्टिकल 18 थर्ड के प्रोहिबिट ए फॉरेनर हु इज इन
the service of Government of India for receiving any title from the foreign state without prior permission in the form of the precedents from the president. So if एक फॉरेनर है, वो इंडिया में कोई पोस्ट पे है, स्टेट की पोस्ट पे है, सर्विस पे है, वो किसी भी दूसरी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट, ये ऐसा क्यों किया गया है? दिस इज फॉर द लॉयल्टी ऑफ द सर्विस सर्विंग टू द स्टेट. सो फार, अब इंपॉर्टेंट क्या है? सो फार Parliament had not been made any law for the violation of 18. So it is completely declaratory provision. So 18 के 80 अगर किसी ने टाइटल दे दिया या किसी ने बाहर से कोई टाइटल ले लिया, तो जनरली लॉ का वायलेशन, आर्टिकल का वायलेशन है. बट इसके लिए अगर किसी ने कर लिया तो इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया. ये जस्ट एक डिक्लेरेशन है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेजर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट एनी मेजर ऑफेंस. सो गवर्नमेंट ने इसको एज सच ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जो कि इसको बाहर करे. सो आर्टिकल 18 वी जस्ट कॉल इट एज ए डिक्लेरेटरी आर्टिकल, डिक्लेरेटरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, so that is all about it, and in next video we'll do article 19, that is the biggest article, remain here, and then there is very few articles which need more explanation. So till today we have completed till article 18. So thank you for this. and अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विच विल एनकरेज मी टू क्रिएट मोर कंटेंट एंड कंप्लीट द दिस UPSC, complete UPSC preliminaries and as well as mains content for you. Thank you. And in lastly I used to say the same thing, भगवान आपको बल, बुद्धि, विद्या दे एवं सामर्थ्य दे कि आप आगे इसको लोगों में बांट सकें. थैंक यू.